समुद्र के सबसे गहराई में घटी ऐसी खतरनाक दुर्घटना जिसने पूरे जल जीवी प्राणियों को एकदम से खत्म कर दिया था। पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया कि वो किसी जहर के बराबर होता है। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की एक ऑयल माइनिंग फैक्ट्री को दिखाते हुए, जिनके एडवांस इक्विपमेंट्स की मदद से जमीन के एकदम नीचे जाकर वहां से ऑयल निकाला जाता है। वो सब क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है, जिससे एक्सट्रैक्ट करके अच्छी तरीके से ऑयल बनाया जाता है। इन्वेस्टर्स को इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, इसीलिए वो जल्द से जल्द सारे ऑयल्स निकालना चाहते थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि जहाँ से वो ऑयल निकाल रहे हैं वहाँ पर कई सारी गैसेस भी मौजूद है। ऐसी गैसेस जो एक बार अगर पानी के बाहर आ गई तो पानी पूरी तरीके से प्रदूषित कर देगी। लेकिन इन चीजों के बारे में सोचे बिना इन्वेस्टर्स ने जल्द से जल्द उस बेस को अप्लाई कर दिया और बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर कर लिया ताकि वो एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर सकें। लेकिन हमें इन सारी चीजों के बीच पानी के एकदम नीचे वाले हिस्से पर दिखाया जाता है, जहां पर वो मशीन जमीन से कनेक्ट की गई थी और बहुत ही लंबा छेद करके वहां से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन जमीन के साइड से हमें कुछ बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये बुलबुले कुछ और नहीं बल्कि वो हानिकारक गैसेस हैं जो धीरे धीरे जमीन से लीक होकर ऊपर जा रही हैं। और कुछ ही समय पहले उस पूरी मशीन को जमीन पर अप्लाई करने का काम खत्म हुआ था और इन्हीं चीजों की देख रेख के लिए काफी बड़ी टीम हायर भी की गई थी। लेकिन ये छोटी सी गलती इतनी विशालकाय दुर्घटना में बदल जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। अब हमें यहाँ ऊपर की तरफ माइक नाम का एक एम्प्लॉय दिखाया जाता है जो उसी बेस स्टेशन पर एक इंजीनियर का काम करता था। माइक अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी उसे काम पर जाना होगा और वो उस बेस स्टेशन पर पूरे 1 महीने तक चलेगा। यानी माइक 1 महीने बाद ही वापस अपने फैमिली के पास लौट सकता है। माइक के बच्चे बहुत उदास थे, लेकिन उसे जाना तो पड़ेगा ही। माइक अपनी वाइफ को गुड बाय कहता है और सारे सामान पैक करके निकल पड़ता है अपने बेस स्टेशन की तरफ। माइक की मेन टीम में 2 और मेंबर्स भी थे। उनमें से एक उनका लीडर होता है जिसका नाम हेराल्ड था और दूसरी एक सिक्योरिटी चेक ऑफिसर होती है जिसका नाम लिन होता है। ये तीनों अपने कई सारे एम्प्लॉयज के साथ हेलीकॉप्टर में बैठते हैं बंदरगाह की ओर और निकल पड़ते हैं सीधा उस बेस स्टेशन में जो ओशियन के एकदम बीचों बीच है। कई एम्प्लॉयज अभी भी काम पर लगे हुए थे, लेकिन ये कुछ खतरनाक होने से पहले की शांति लग रही होती है। अब यहाँ माइक ने अपनी टीम के साथ कई सारे मिशन कंप्लीट किए थे, पर ये उनका आखिरी हो सकता है इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। अब थोड़ी देर में जब वो बेस स्टेशन पर पहुंच गए तो कई सारे एम्प्लॉयज जो मेंटेनेंस का काम करते थे वो समुद्र से बाहर निकलकर मेंटेनेंस का काम छोड़ के अपने रूम में जा रहे होते हैं। हेराल्ड उन सभी को देखकर चौंक जाता है क्योंकि इन्हें अभी भी मेंटेनेंस पर जारी रहना चाहिए। समुद्र के अंदर जो पूरे एक्सट्रैक्टिंग मशीन का पार्ट है उसकी अच्छी तरीके से देख रेख करके रिपोर्ट्स उनके पास आनी चाहिए। लेकिन जब हेराल्ड ने उस मशीन की रिपोर्ट मांगी तो एक एम्प्लॉय सीधा कह देता है कि हमारे हेड ऑफिसर्स ने ये देने से मना किया था। उनके हिसाब से हमें मेंटेनेंस रिपोर्ट डायरेक्ट उनके यहाँ पर ही सबमिट करना है। अब हेराल्ड ये सुनकर काफी चौंक गया क्योंकि मेंटेनेंस रिपोर्ट देखकर उसकी इंश्योरिटी करना उसका काम है और वो जिन भी लोगों से पूछ रहा था कि मेंटेनेंस प्रॉपर हुआ कि नहीं तो कोई उससे प्रॉपर जवाब ही नहीं देता। माइक को भी ये टेंशन होने लगा कि मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, तब जाकर वो जमीन के अंदर से मशीन को स्टार्ट करके ऑयल एक्सट्रैक्शन शुरू कर सकते थे। लेकिन जरूर ऐसी कोई बात है जिसे कि ये सारे एम्प्लॉयज छुपा रहे हैं और उनके मेन हेड इन्वेस्टर्स जो इस पूरे बेस स्टेशन के मालिक हैं वो भी कुछ राज अपने अंदर दबाए रखे हैं जो आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकता था। हेराल्ड ने तो अलग अलग एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन हेड मेंबर्स ने उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देकर सबका मुंह बंद करके रखा था। अब तो यहाँ हेराल्ड और माइक को सच में लगने लगा कि इसमें जरूर उन हेड मेंबर्स की ही चाल है और वो इस मेंटेनेंस की रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। थोड़ी ही देर में उन्हें अपने बेस स्टेशन के पास एक शिप दिखाई जाती है जो चारों तरफ मंडरा रही थी। उसके बारे में हेराल्ड ने लिन को पता करने के लिए बोला। लिन कुछ देर बाद ये बताती है कि ये हेड मेंबर्स का ही शिप है जो उन्हें यहाँ से जल्द लेकर जाने के लिए आया था, लेकिन उन्हें काम खत्म करने के लिए कई दिन लग सकते हैं और उतने दिनों तक ये शिप यहीं पर रहेगा। ये बातें हेराल्ड को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। माइक के भी दिमाग में यही सारी बातें चल रही होती हैं और वो तो काम कर रहे वर्कर्स के पास आकर कुछ पूछने लगा। एक वर्कर तो उससे कहता है कि नीचे मेजरिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, उन्हें ये ठीक करना होगा तभी वो मेजरमेंट कर पाएंगे। माइक ने उन सभी को इंश्योरिटी दी कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा, पर उन्हें मेंटेनेंस का काम कंटिन्यू करना है। इस जगह पर भी माइक को कुछ जवाब नहीं मिलता कि ये प्रोसेस हो क्या रहा है। तभी पता नहीं क्यों माइक ने एक कॉइन लिया और उसे पानी के अंदर फेंक दिया। कॉइन लगातार पानी के नीचे जाता जा रहा था और हमें तो वहाँ से बबल निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये बबल वही सारी हानिकारक गैसेस के थे जो जमीन से धीरे धीरे रिस रही होती है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा जब यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो हानिकारक गैसेस बबल के माध्यम से ऊपर आने लगेंगी। हेराल्ड भी माइक के साथ मिलकर ये पता करने का ट्राई करता है, लेकिन डायरेक्टली हेड ऑफिसर से बात करने पर ही इसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए हेराल्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में उनके केबिन में चला जाता है जहाँ पर कंपनी के 2 ओनर्स मौजूद थे।
हेराल ने उनसे साफ कह दिया कि तुम सब मेंटेनेंस रिपोर्ट क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे हो। ऑयल एक्सट्रैक्शन के काम को शुरू करने से पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि सब सेफली कंडक्ट होगा कि नहीं। लेकिन वो दोनों ओनर्स हेराल को समझा रहे थे कि सब ठीक है, हमने रिपोर्ट्स देख ली हैं और वो एकदम परफेक्ट है, तो इसमें कुछ ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं कि कुछ गड़बड़ी होगा। पर हेराल अभी भी नहीं मानता क्योंकि उसे खुद देखना है। जब तक वो रिपोर्ट्स नहीं देखेगा मेंटेनेंस के, तब तक वो ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम आगे नहीं बढ़ा सकता। ये इसलिए क्योंकि उसकी टीम में जो जो इंजीनियर्स और वर्कर्स काम करते हैं उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हेराल के ऊपर आती थी। तो हेराल को ये इंश्योर करना ही होगा कि काम करने से पहले सब कुछ ठीक हो। अब यहाँ बातों ही बातों में हीट अप मोमेंट क्रिएट हो जाता है उन दोनों ओनर्स और हेराल के बीच। हेराल तो मान ही नहीं रहा था मेंटेनेंस रिपोर्ट देखे बगैर काम शुरू करने में। तब जाकर हमें रियलिटी का पता चलता है कि पूरे प्लानिंग के हिसाब से ऑयल एक्सट्रैक्शन का उनका प्रोसेस कई दिनों पीछे चल रहा था और उन ओनर्स को बहुत भारी मात्रा में लॉस होता है मेंटेनेंस कराने में। तो इसलिए वो इस बार का मेंटेनेंस रिपोर्ट स्किप कर रहे थे, जिसमें कि डायरेक्ट ऑयल एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट हो जाए। सब कुछ पहले जैसा ठीक लग रहा था, ऐसा वो अज्यूम कर रहे थे और इसीलिए उन दोनों ओनर्स ने साफ मना किया उन इंजीनियर्स को मेंटेनेंस रिपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए। बट हेराल अभी भी नहीं मानता। उसके हिसाब से मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को सेफ बनाने के लिए। उसने अपने साइड से सारी चीजें होल्ड पर डाल दी कि ऑयल एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगा जब तक रिपोर्ट नहीं मिल जाते। अब ओनर्स भी एकदम परेशान हो गए और वो हेराल को निकाल भी नहीं सकते क्योंकि उनके जैसा एक्सपीरियंस एम्प्लॉय उनके पास तो नहीं है। कुछ देर बाद उन्हीं में से एक ओनर सीधा चले जाता है माइक के पास। वो माइक को बताने लगा कि हमें हेराल को समझाना होगा कि काम आगे बढ़ाए। लेकिन माइक भी हेराल से पूरा सहमत था। वो कहने लगा कि अगर हम विदाउट इंश्योरिटी के काम आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि नीचे का प्रेशर और गैसेस इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि ये पूरा बेस स्टेशन ही ब्लास्ट हो जाएगा और अगर सिचुएशन खराब हुई तो यहाँ के सभी एम्प्लॉयज भी मारे जाएंगे। इतने सारे एम्प्लॉयज की जान खतरे में तो वो नहीं डाल सकते, इसीलिए वो छोटा मोटा सेफ्टी टेस्ट कर रहे हैं कि ये सब आगे बढ़ाने लायक है भी कि नहीं। सब कुछ ठीक रहा तो वो तुरंत ही ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम चालू कर देंगे। ओनर्स के पास भी कुछ और रास्ता नहीं था, तो अब हेराल अगले दिन अपनी पूरी टीम के साथ जुट जाता है वहाँ की टेस्टिंग करने के लिए। सारे इक्विपमेंट सेट हो चुके थे पानी की एकदम तल वाली जगह पर, जहाँ पूरा माइनिंग एरिया सेटअप किया गया है और वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम चालू होने वाला था। लेकिन यहाँ देख पा रहे होते हैं कि जमीन के अंदर से जो बुलबुले थोड़ी मात्रा में निकल रहे थे उनकी क्वांटिटी अब और ज्यादा हो चुकी है, यानी जमीन में मौजूद गैसेस का प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हेराल की टीम के पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स थे जिनमें पता चलता था कि नीचे प्रेशर कितना बड़ा है। उनके पास तो डिटेक्टिंग मीटर होता है जो क्वांटिटी बताता था कि प्रेशर कितनी ज्यादा है। सब कुछ स्टेबलाइज होने के बाद ये मानना था कि वो प्रेशर 0 होना चाहिए। अगर वो 500 के ऊपर जा रहा है तो ये समझा जाएगा कि प्रेशर बढ़ रहा है। सभी चीजें एकदम परफेक्ट चल रही थी और अब सिर्फ उन्हें मीटर के ऊपर डिटेक्ट करना है। धीरे धीरे जब डिटेक्शन चालू किया गया तो पता चला कि प्रेशर 0 पर नहीं, डायरेक्ट 200 से 300 के ऊपर जा रहा है। अब ये देखकर हेराल और बाकी लोगों के चेहरे पर टेंशन झलक रहा था क्योंकि इतना प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि वो सिर्फ वहीं पर नहीं रुकता, नीचे का प्रेशर तो सीधा 1000 के ऊपर चला गया होता है। ओनर के साथ साथ हर एक एम्प्लॉय भी जो ये चीजें देख रहे थे वो बहुत ही डर गए क्योंकि इस प्रेशर से और ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि ये पूरा ऑयल एक्सट्रैक्शन बेस कैंप ही डिस्ट्रॉय हो जाए। उन्हें तो बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो कुछ कर पाते इससे पहले नीचे का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे बुलबुले निकल रहे थे और पानी में मानो एक अजीब तरीके की गैसेस चारों तरफ फैलने लगी है। इससे नीचे मौजूद सारे इक्विपमेंट्स में भी अफेक्ट होने लगा और वो तो पहले जैसे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे थे। इस समय जो टेस्ट कंडक्ट किया गया होता है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका था। एक पाइप के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो आगे काम कंडक्ट नहीं कर सकते। हेराल यही एक्सपेक्ट कर रहा था और सेम ऐसा ही हुआ, यानी वो दोनों ओनर्स इस बात पर गलत थे। लेकिन इस समय उनमें से एक ओनर तो इन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। वो गलती देता है मेजरमेंट डिवाइसेस की कि उनमें कुछ खराबी आ चुकी है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि ऐसा नहीं हो सकता और हमें साथ में टेस्टिंग करनी होगी उन दोनों पाइप्स की। उस पूरे माइनिंग सिस्टम पर 2 टाइप की पाइप्स मौजूद थी जिनमें से मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जाता था। पहली होती है ड्रिल लाइन और दूसरी होती है किल लाइन, और इनके अंदर से जो मड और ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता था उसके अकॉर्डिंग प्रेशर डिसाइड होता है। प्रेशर पर हम उन दोनों पाइप्स की मीटर पर देख सकते हैं कि उनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है और कितने पर हमें वो रोक देना है। तो वो ओनर ये बताने लगा कि हमने सिर्फ एक ही पाइप को टेस्ट किया है, अगर हम दोनों को एक साथ अप्लाई करें तो एक न एक पाइप के ऊपर प्रेशर कम ही हो जाएगा
और अगर उनमें से एक का भी प्रेशर 0 हुआ तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब हेराल्ड को ये सारी बातें एकदम बेतुकी लगती हैं, लेकिन अब वो दोनों ओनर थे, वो इतना भी नहीं बहस कर सकता था कि वो सब सिर्फ उसके हिसाब से काम करे। ओनर्स के कहने पर सारे इक्विपमेंट्स अरेंज कर दिए गए थे और वो एक साथ दोनों ही पाइप्स को टेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। ड्रिल लाइन और किल लाइन को चालू कर दिया गया था और उसी में से बहुत सारे कीचड़ और तेल एक साथ निकलने लगे। अब शुरुआत में जब मीटर के अंदर देखा जा रहा था तो प्रेशर काफी तेज बढ़ने लगा। सभी एम्प्लॉइज और ओनर एकदम चौंक गए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। लेकिन फिर हमें पता चला कि किल लाइन के अंदर कुछ तो ऐसा फंस गया है जिससे वो पाइप थोड़ा सा ब्लॉक हो चुकी है और वहां से कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। अब इसी रीजन की वजह से पता चला कि उस किल लाइन का जो मीटर था उसमें प्रेशर 0 हो जाता है। 0 होने का मतलब जैसा ओनर ने कहा था सेम वैसा ही हो रहा है, यानी उनका ये टेस्ट एकदम सक्सेसफुल हो चुका है। सारे एम्प्लॉइज इस बात को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो इसके जश्न मना रहे थे। उन्हें क्या पता कि प्रेशर ड्रास्टिकली इसीलिए ड्रॉप हुआ है क्योंकि पाइप के अंदर कुछ तो फंसा था। अगर मड लगातार कंटिन्यू होते रहता तो ये प्रेशर ऑब्वियसली 1000 के ऊपर चले जाता। ओनर्स ने जब ये रिजल्ट देखा तो वो साफ ग्रीन चिट दे देते हैं कि तुम सब ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम चालू कर सकते हो। सब कुछ एकदम अंडर कंट्रोल है। सारे एम्प्लॉइज भी अपने अपने काम पर लग गए थे, लेकिन हेराल्ड इससे सेटिस्फाई नहीं था। जैक नाम का एक एम्प्लॉय तो उसे कॉल करके सब कुछ बता देता है। हेराल्ड बहुत चिंतित था कि अगर सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो यहाँ बड़ा धमाका होने वाला था बहुत जल्द से जल्द। बेचारा माइक भी अपने कमरे में जाकर अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। उसे क्या अंदाजा कि ये उसका शायद आखिरी वीडियो कॉल हो सकता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम जोरों शोरों से चल तो रहा होता है, लेकिन हमें पानी के एकदम अंदर दिखाया गया जहाँ पर मेन इक्विपमेंट्स मौजूद थे। उस जगह पर अब प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बुलबुलों की तो बौछार हो रही थी। जमीन धीरे धीरे फटने लगी होती है, जो इस बात का संकेत है कि सारी गैसेस और ऑयल जो इतने भारी मात्रा में जमीन में मौजूद हैं, वो एक साथ ही बाहर निकलने वाले हैं। अब यहाँ जैक नाम का वो एम्प्लॉय जब मीटर को चेक करता है तो उसके अंदर प्रेशर ड्रास्टिकली अब चला गया। इतना ज्यादा प्रेशर उसने कभी अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं होता। जैक तुरंत ही ये सारी बातें ओनर्स को जाकर बताने लगा और वो साफ कहता है कि प्रेशर इतना ज्यादा है तो हमें काम बंद करना होगा। सारे ड्रिल मशीन और सारे एक्सट्रैक्शन के काम स्टॉप करने होंगे। पर ऑब्वियस बात थी कि वो ओनर्स अपना नुकसान अब नहीं करा सकते थे। इतनी मेहनत के बाद अगर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो बैंक करप्ट हो जाएंगे। इसीलिए ओनर्स ने कुछ समय के लिए उन चीजों को इग्नोर किया और जैक को बाहर निकाल दिया। यानी खतरनाक चीजें जानने के बावजूद भी वो काम आगे बढ़ाना चाहते थे। कुछ देर तक तो ये चलता रहता है, लेकिन तभी एक ओनर जो कि एम्प्लॉय के साथ मौजूद था वो साफ देख पा रहे होते हैं कि एक ड्रिल मशीन बहुत ज्यादा हिल रही है। उसमें से कुछ आवाज आ रही थी, इसीलिए वो दोनों उसे देखने के लिए पास में गए। लेकिन तभी अचानक उस जगह पर एक बड़ा धमाका होता है। वो ड्रिलिंग मशीन एकदम से टूट चुकी थी और प्रेशर के कारण सारा मड और ऑयल ऊपर आने लगता है। उस माइनिंग स्टेशन के एक छोटे से हिस्से में पूरा पानी से लेकर मिट्टी भर चुके थे। जो मशीन मड एक्सट्रैक्ट करती थी अब उसके अंदर पूरा भरने लगी और चारों तरफ फैलाने लगी होती है। कुछ एम्प्लॉइज उस धमाके की वजह से थोड़ा इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन अच्छी बात हुई कि जो एम्प्लॉइज उसे मॉनिटर कर रहे थे वो उस टूटे हुए ड्रिलिंग पाइप को अच्छी तरीके से जोड़ देते हैं। सभी को ये लगा कि शायद अब मड निकलना बंद हो जाएगा और प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उस दूसरे एंड को बंद करने के कारण प्रेशर और बढ़ गया। सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पानी के तल पर जो इक्विपमेंट्स मौजूद थे उनमें से पूरा मड ऊपर जाते हुए ब्लास्ट हो जाता है। बेस स्टेशन का मोस्ट ऑफ द हिस्सा मड की वजह से ब्लास्ट हो चुका था और वो एकदम टॉप तक भी चला जाता है। अंदर की तरफ जो पाइप्स उनके प्रेशर को कंट्रोल करती थी वो भी अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लग गई थी। उस मोमेंट में इतने सारे एम्प्लॉइज की जान चली गई कि कोई काउंट भी नहीं कर सकता। जैक नाम का वो मोटा एम्प्लॉय तो कंट्रोल रूम में बैठकर सभी को निकलने के लिए कहता है। मर्ड तो वहां से इतनी प्रेशर में आ रहा था कि किसी को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। अब ये तो साफ कहा जा सकता है कि प्रेशर 5000 की भी ऊपर चला गया, यानी इतना प्रेशर कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो किसी एरोप्लेन के हाइट जितना तो चला ही जाएगा। सारे अलार्म सिस्टम चालू हो चुके थे और जो शिप उस जगह पर पेट्रोलिंग का काम कर रही थी उन्हें भी ये चीजें दिख जाती हैं। इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द अपनी शिप को उस डिस्ट्रॉइंग स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। वो कांटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे थे कंट्रोल रूम से, लेकिन सिग्नल मिल नहीं रहे होते। हमें एक शॉकिंग बात पता चली कि उस स्टेशन के अंदर मड के साथ साथ कुछ ऐसी गैसेस भी फैलने लगी हैं जो एम्प्लॉइज और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम दे रही थी। ऐसी गैसेस बहुत ही ज्यादा जहरीली होती हैं जो समुद्र के तल के अंदर कई सालों से कैद रहती हैं। यानी ये साफ था कि अगर सभी लोग धमाके से बच भी गए तो गैस उनकी जान ले लेगी।
जेसन से लेकर सभी एम्प्लॉय और वो ओनर की भी जान बहुत खतरे में होती है। उस बहुत ही खतरनाक ऑयल और गैसेस का तो जानवर पर भी फर्क पड़ रहा था, क्योंकि एक पक्षी तो मरकर नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे जैसे ये पानी में फैलता जाएगा, मछलियां और कई सारे जलजीवी प्राणी भी खत्म होते जाएंगे। अब हमें दूसरे हिस्से में दिखाया गया जहाँ पर लिन और बाकी मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन उन्हें अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिली होती है। तभी लिन की नजर गई कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स पर जो यूजुअल तरीके से काम नहीं कर रहे थे। उनका स्पीड और प्रेशर तो बहुत ही तेजी से अब जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। लिन को अब जैसे ही कुछ गड़बड़ी का अंदाजा होता है तो वो स्टेशन की दूसरी तरफ जाकर देखने लगी कि वहाँ का सिचुएशन क्या है, लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा उस पर वो बिलीव नहीं कर पाती। आधे से ज्यादा स्टेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो जमीन से मिट्टी और ऑयल एक साथ निकलने की वजह से हुआ था। इतने सारे एम्प्लॉयज उस धमाके में मारे गए थे कि कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तब जाकर लिन कंट्रोल रूम में आती है और सारे रेस्क्यू ऑफिसर्स को इस बारे में बता देती है। उसने अलग अलग रेस्क्यू टीम को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि उनकी सिचुएशन क्या है। वहीं माइक रूम के अंदर जो अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, उसके सिग्नल में भी डिस्टर्बेंस आने लगती है। एक धमाके की आवाज सुनने के बाद माइक भी काफी डर गया। वो तुरंत ही अपनी वाइफ से बाद में बात करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है घटना वाली स्थल पर। अब ये चीजें देखने के बाद माइक की वाइफ को भी शक होने लगा कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो चुकी है, इसीलिए वो जल्द से जल्द वहाँ के एक रेस्क्यू ऑफिसर के पास कॉल करती है। ऑफिसर ने उसे सब कुछ बता दिया था कि हमारे स्टेशन के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये धमाका ऑयल और मड की वजह से हुआ था, तो यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल होगा। माइक की वाइफ इससे डर गई और समझ नहीं पाती कि वो वापस आ भी पाएगा कि नहीं। हमें तो अब वो रेस्क्यू शिप भी दिखाई जाती है जो उस जगह पर पहुंच चुकी थी और वो कई सारे रेस्क्यू ऑफिसर्स को भेजकर लोगों को बचाना स्टार्ट कर देते हैं। किनारे पर मौजूद और भी कई सारी रेस्क्यू टीम्स भी होती हैं जो स्टेशन पर जाकर फंसे हुए लोगों को बचाने का प्लान कर रहे होते हैं। पर ये चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं जितना सोचा जा रहा है। अब जरा सोचो कि कभी इस कंडीशन में हम फंस जाएं और हम उन्हीं में से कोई एम्प्लॉय हो जो इस तरीके के समुद्र में मौजूद माइनिंग फैक्ट्री के अंदर काम करता है। अब उस हाथ से निकल चुकी कंडीशन को तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ से एस्केप तो कर सकते हैं। पर इससे पहले हमारे पास दो हर्डल्स होंगे। पहली बात तो जो प्रेशर के साथ ऑयल और मड बाहर निकल रहे हैं, अगर वो हमारी बॉडी से टच भी हो गए तो बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं। और अगर उन चीजों से बचकर पानी में भी कूद गए तो गैसेस इतनी ज्यादा हैं कि हम ठीक से सांस भी नहीं ले पाएंगे। जितना पॉइजनस पानी हमारे बॉडी से टच होगा उतना ही हम बीमार पड़ते चले जाएंगे। और अगर एक बार वो सारी गैसेस हमारे बॉडी के अंदर पहुंच गए तो हम सबका बचना नामुमकिन है। अब इन चीजों से बचने के लिए सबसे पहले तो जो इन्फॉर्म किया गया था रेस्क्यू टीम को, अगर वो सही समय पे वहां पहुंच गई तो वो अपनी शिप की मदद से उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ये मदद नहीं आती है तो हर एक क्वेश्चन में मौजूद माइनिंग फैक्ट्री में इस तरीके के छोटे मोटे बोट रखी होती हैं। उनके अंदर नॉर्मल हवा भर के हम पानी के अंदर कूद सकते हैं, जिससे कि वाटर के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आया जा सकता। फिर भी अगर उसके अंदर कोई बोट नहीं है तो हमें लकड़ियों का यूज करना है और सिर्फ ये ट्राई करना है कि पानी में कूदने के बाद हम ज्यादा कांटेक्ट में ना आए वाटर के। जैसे तैसे बाहर निकलने के बाद ये ध्यान देना है कि हमें नॉर्मल वाटर से अपनी पूरी बॉडी को धोना है। जितना अच्छे तरीके से सोप से धोया जाएगा उतना ही इन्फेक्टेड पानी हमारे बॉडी से निकल सकता था। पर गौर से देखा जाए तो ये कंडीशन बहुत खतरनाक होती है जो माइक और उसकी टीम को झेलना पड़ रहा था। बहुत प्रेशर लगने के कारण मड ऊपर से नीचे गिर रहा था और कई सारे रूफ टॉप की जगह को तो उसने ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। माइक बेचारा तुरंत ही उस जगह से निकलता है और अपने कई दोस्तों को मरा हुआ पाता है। वो इस तरीके से अकेले तो नहीं भाग सकता था, इसीलिए उसने उनकी मदद भी करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो उन्हें रेस्क्यू शिप तक लेकर जाता, पर तभी उसे याद आया कि हेराल्ड गायब है। हेराल्ड तो अपने कमरे में था जो कि आराम करने गया होता है, तो इसीलिए माइक सब कुछ छोड़कर सीधा भागा हेराल्ड के पास। हमें हेराल्ड दिखाया गया जो पहले से घायल हो चुका था और उसे समझता नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। उसके बॉडी में मल्टीपल जगह पर फ्रैक्चर्स हुए थे और अब लग रहा था कि वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। पर अच्छी बात हुई कि माइक उस जगह पर सही समय पे पहुंच गया और उसे उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाने लगा। माइक के भी चेहरे पर कई सारे चोट के निशान मौजूद थे। हेराल्ड और कई और एम्प्लॉइज बाहर निकलते हैं, तब जाकर हेराल्ड माइक को बताने लगा कि हमें ये बंद करना होगा। जब तक उस पाइप को पूरी तरीके से ब्लॉक करके उस छेद को भरा नहीं जाएगा तब तक भारी मात्रा में मिट्टी और ऑयल निकलते रहेंगे। अगर ये प्रोसेस कुछ घंटों तक भी चला तो पूरे समुद्र का पानी प्रदूषित हो जाएगा, यानी इससे जल जीवी प्राणी तो मारे जाएंगे। और जिस तरीके से पानी का शुद्धिकरण करके लोगों को पानी पहुंचाया जाता है उससे भी कई लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यानी ये काम एकदम परफेक्टली और एकदम जल्द से जल्द करना होगा। लिन भी सारे मशीन्स को एकदम से बंद करने का ट्राई तो कर रही थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई। कोई भी पावर सप्लाई काम नहीं कर रहे होते और इससे तो वो
डिवाइसेस को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें उस पूरे वेल को मैनुअली बंद करना होगा, तब जाकर ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमें पता चला कि रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जो कई सारे फंसे हुए लोगों को लाइफ बोट की मदद से दूसरी तरफ लेकर जा रही है। अब कुछ एम्प्लॉइज की टीम हमें लाइफ बोट पर दिखाई तो गई, लेकिन आसपास पूरे स्टेशन में कई बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, तो उससे एक ट्रेन नीचे गिरने लगी। इस ट्रेन की दिशा उन सारे एम्प्लॉइज की तरफ ही होती है। अगर कुछ किया नहीं गया तो ये क्रेन उनके ऊपर गिरकर सभी लोग मर जाएंगे। पर उस जगह पर एक मोटा एम्प्लॉय होता है जो ये जिम्मेदारी अपनी तरफ लेता है, क्योंकि वो क्रेन को कंट्रोल कर सकता था। जल्द से जल्द वो ऊपर की तरफ चढ़ा और क्रेन की डायरेक्शन चेंज कर देता है। यानी इससे इतना तो कंफर्म हो गया कि उन सारे एम्प्लॉइज की जान बच गई है। पर अब वो क्रेन नीचे गिरने लगी, जिससे वो मोटा एम्प्लॉय खुद को बचा नहीं पाता। बेचारा इतने लोगों को बचाने के चक्कर में खुद ही मारा गया। माइक और हेराल्ड ये सब देख रहे थे, पर इस समय ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज की जान बचाने पर फोकस करना है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज बोट की मदद से निकल पड़े थे दूसरी तरफ। अब हेराल्ड और माइक ने मिलकर ट्राई किया कि वो सबसे पहले उस ड्रिलिंग पाइप को कट कर दे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि डिवाइसेस अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। नीचे की तरफ इतना हीट मोमेंट क्रिएट हो गया था कि गैसेस के अंदर जरा से भी चिंगारी होने पर वो ब्लास्ट हो जाती। कुछ समय बाद होता भी ऐसा ही है, यानी वहाँ इतना बड़ा धमाका हुआ कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। पूरा ऑयल और मड इतने ज्यादा प्रेशर में पानी में फैलने लगा था कि उसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा होता है। हेराल्ड बहुत जख्मी था, लेकिन फिर भी वो माइक और लिन के साथ प्लान बनाता है कि कैसे वो उस ओपनिंग को बंद करेंगे। उन्हें सिर्फ वहाँ पर कुछ ऐसी ड्रिलिंग पाइप्स फंसानी है जो दूसरी तरफ से बंद हो। इससे होगा ये कि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा और उन्हें टाइम मिलेगा यहाँ से निकलने का। हेराल्ड उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि फिर से वेल को बंद करने के लिए हमें जनरेटर रूम में जाकर उसे ऑन करना होगा। तो अब इसकी जिम्मेदारी माइक और लिन लेते हैं और वो धीरे धीरे जनरेटर रूम में जाने लगे। ऑलमोस्ट अब रेस्क्यू टीम ने वहाँ आकर फंसे हुए एम्प्लॉइज को निकाल लिया था। वो उन्हें दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं, पर उन्हें क्या पता कि माइक, हेराल्ड और लिन अभी भी स्टेशन पर ही मौजूद हैं। माइक और लिन ने कैसे भी करके जनरेटर ऑन कर दिया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू हो जाती है। यानी अब वो वेल को बंद करने का काम कर सकते थे। हेराल्ड जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसे ऑफ करने के लिए, तो पता चला कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है और इन डिवाइसेस को इस तरीके से बनाया ही नहीं गया इतने प्रेशर के लिए। हेराल्ड ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहा। बेचारा अब उसकी बॉडी जवाब देने लगी थी और वो ठीक से चल भी नहीं पाता। तो इसीलिए उसने माइक और लिन से भी साफ कह दिया कि हमें यहाँ से निकलना होगा। थोड़ी देर में ही ये पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सारी चीजें हमारे ऊपर गिरने लगेंगी। इससे अच्छा यही है कि हमें ये सब छोड़कर रेस्क्यू टीम के साथ दूसरी तरफ चले जाना चाहिए। माइक और लिन को भी समझ गया, इसीलिए वो ट्राई करते हैं वहाँ से निकलने का। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये हो जाती है कि लास्ट रेस्क्यू शिप भी वहाँ से निकल चुकी थी और तो और पानी में इतने सारे मलबे गिरे हुए थे कि बाहर निकलना भी मुश्किल था। तब जाकर माइक ने जल्द से जल्द वहाँ पर एक एयर बोट मौजूद थी, उसे पानी में डाला। सबसे पहले वो हेरल को नीचे लेकर जाता है ताकि वो दूसरी जगह पहुंच जाए, पर जब बारी आती है माइक और लिन को जाने की, तो कई सारे मलबे नीचे गिरने ही लगे थे। ये बात तो कंफर्म थी कि अगर वो पानी में कूदेंगे तो मलबे उनके ऊपर गिर सकते हैं। इसीलिए लिन और माइक डर के मारे ऊपर की तरफ भागने लगे। अब बेचारी लिन जो बहुत घबरा गई थी, वो ये समझ नहीं पाती कि वो इसमें बच भी पाएंगे कि नहीं। पर माइक ही होता है जो उसे हौसला दे रहा था कि हमें बचना है, हमने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन अब बारी है अपने फैमिली के पास वापस जाने की। लिन को बहुत ज्यादा समझा बुझाकर आखिर में माइक ने उसे पानी में ढकेल दिया। वो भी पानी में गिर जाता है और उन्होंने कैसे भी करके वो मलबे वाला एरिया पार कर लिया होता है। लकीली उस जगह पर एक और रेस्क्यू शिप आ गई जो सभी को अपने साथ लेकर चली जाती है। उस धमाके में पता नहीं कितने लोगों की जान गई, पर ये बात तो क्लियर होती है कि हेराल्ड और माइक शुरुआत से ही सही थे। अगर उनसे हिसाब से ही चीजें चली जाती तो आज इतना बड़ा नुकसान झेलना नहीं पड़ता। बेचारे उन दोनों ओनर्स में से एक ओनर तो वहीं पर मर गया था। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।